तो कहानी की शुरुआत में हम पेत्रो नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो कि इस समय अपने भाई जिम्मी के साथ में घर में था। अचानक से इन लोगों को जंगल में 3 गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब 3 गोली चलने का मतलब था कि जंगल में कुछ तो बुरा जरूर हो रहा है। ये लोग रात में नहीं जाते हैं बल्कि अगले दिन सुबह में जंगल के अंदर जा करके अपनी छानबीन शुरू करते हैं। ये लोग बस देखना चाहते थे कि जंगल में आखिर हुआ क्या है। फिर इन्हें जंगल के अंदर एक लाश दिखाई देती है जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। वो एक आदमी था और उसके शरीर को फाड़ दिया गया था, 2 हिस्से कर दिया गया था। उस आदमी का जो सूटकेस था वो भी यहीं पर पड़ा हुआ था। जब ये लोग सूटकेस को चेक करते हैं तब इन लोगों को उसमें एक किताब मिलता है जिस पर डायरेक्शन बताया गया था और इस किताब में एक महिला का आईडी भी था। जिस औरत का आईडी था उसका नाम था मीरियल और वो इसी जंगल के जस्ट बाहर ही रहती थी। ये लोग मीरियल के पास जा करके उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर कोई मेहमान आने वाला था, क्योंकि अब वो नहीं आ पाएगा क्योंकि अब वो जंगल में मारा जा चुका है। जिस पर मीरियल कहती है कि वो एक क्लीनर था जो मेरे बेटे यूरियल को देखने आ रहा था। पेत्रो जब अंदर जाता है और यूरियल को देखता है तब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। यूरियल का छोटा भाई रोरी इन्हें बताता है कि मेरे भाई के शरीर को किसी आत्मा ने कब्जे में कर लिया है। वो श्रापित आत्मा मेरे भाई के शरीर को नहीं छोड़ रही है। अब इसके बाद पेत्रो अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। अब ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखवाया था बल्कि रिपोर्ट लिखवाए 1 साल हो गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इसलिए पेत्रो पुलिस वालों पर गुस्सा हो जाता है। पेत्रो इन्हें बताता है कि जो क्लीनर तुम लोगों ने भेजा था वो जंगल में मारा जा चुका है। जिस पर एक पुलिस वाला इनसे कहता है कि रूइंस ने उन्हें मारा होगा, उसके जमीन पर जो कोई भी जाता है वो उन्हें खत्म कर देता है। ये तो पुलिस वालों का सिर्फ एक बहाना था। पेत्रो जा करके रूइंस से भी मिलता है और उससे पूछता है इसके बारे में, जहाँ रूइंस इन्हें बताता है कि पुलिस वाले बकवास कर रहे हैं। इसके बाद पेत्रो रूइंस को यूरियल के बारे में भी बताता है कि वो किस तरीके से बीमार है और उसकी क्या हालत हो गई है। रूइंस कहता है कि वे लोग मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं, ये सब कुछ बस उनकी एक चाल है। बात ऐसी है कि आसपास की जितनी भी जमीनें हैं वो सारा रूइंस का है। सारी बातों को सोच करके जब रूइंस को गुस्सा आता है तब वो अपनी राइफल ले करके यूरियल को खत्म करने के लिए जाता है। यूरियल की हालत देख करके उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वो उसे शूट करता तभी मीरियल कहती है कि उसे गन से मत मारना, उसकी श्रापित आत्मा तुम्हारे अंदर चली जाएगी। वो श्रापित आत्मा उसके शरीर के अंदर है, उसे मारो मत। अब रूइंस उसकी बातों को मान लेता है। वो यूरियल को मारता नहीं है बल्कि अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाता है। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह में जब पेत्रो और जिमी आते हैं तब रूइंस इनसे कहता है कि हमें उसे लेकर के कहीं दूर जाना होगा, वो मेरे जमीन को गंदा कर रहा है। अब रूइंस की ये बात सभी लोग मान लेते हैं और उसे लेकर के कहीं दूर जाने लगते हैं। सभी लोग चादर को पकड़ते हैं और चारों तरफ से उठाते हैं। बड़ी मुश्किलों से यूरियल को बाहर लाने के बाद ये लोग उसे गाड़ी पर लाद लेते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग मिल करके यूरियल को कहीं दूर ले जाकर के छोड़ने वाले थे। उसी समय रास्ते में अचानक से इनकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में जो रूइंस था वो अपनी गाड़ी को थोड़ा इधर उधर घुमा देता है। अब ऐसा हो सकता है कि गाड़ी को इधर उधर घुमाने की वजह से रूइंस की जो बॉडी थी वो कहीं रास्ते में ही गिर गई। हालांकि इस बात से इन्हें अफसोस तो होता ही है, लेकिन रूइंस कहता है कि कोई बात नहीं, उसे वहीं पर पड़े रहने दो। अब बॉडी को ठिकाने लगा देने के बाद रूइंस अपने घर चले जाता है और पेत्रो जिमी अपने घर आ जाते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, लेकिन अगले दिन सुबह में रूइंस की बीवी उसे चिल्ला करके बुलाती है और एक बकरी दिखाती है। वो बकरी रूइंस की बीवी को घूरे जा रही थी। रूइंस जा करके गन लेकर के आता है और वो जैसे ही गन फायरिंग करता है तो सभी बकरियां यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन अभी भी वो एक बकरी बचा हुआ था जो रूइंस की बीवी को घूर रहा था। वो रूइंस के गन के सामने आ जाता है। एक प्रकार से वो चाहता था कि रूइंस उसे शूट करे। जोश में आकर के वो बकरी को जैसे ही शूट करता है तभी उसकी बीवी बौखला जाती है और उसके ही ऊपर हमला कर देती है। रूइंस को जान से मार देने के बाद वो हथियार ले करके अपने आप को भी जान से मार लेती है। अब रात हो चुकी थी और दोनों भाई अभी भी घर के अंदर बैठे हुए थे। अचानक से इनके दरवाजे पर कोई आता है। जब ये लोग जा करके चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो तो यूरियल का छोटा भाई रोरी था, जो इन्हें बताता है कि रूइंस और उसकी बीवी को किसी ने जान से मार दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी माँ भी कहीं लापता हो चुकी है, मैं अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद ये लोग रोरी को बकरियों के खलिहान में भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पर सोने की जगह थी। अगले दिन सुबह में दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया था कि ये दोनों इस जगह को छोड़ करके कहीं दूर शहर की तरफ
चले जाएंगे और इन दोनों ने अपने पुराने घर से कोई सामान भी नहीं लिया था। अब यहाँ पर जो पेट्रो था वो कार से उतर जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को लेना चाहता था। जिम्मी अपने घर यानी कि माँ के पास चला जाता है और फिर पेट्रो अपने बच्चों को साथ में लेने के लिए अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। यहाँ पेट्रो जो था वो अपने कपड़ों को उतारने लगता है क्योंकि ये कपड़े उसी पुराने घर के थे। वो अपनी एक्स वाइफ को नीचे बुलाता है और उससे कपड़ा मांगता है। पेट्रो को ये सब अजीब हरकतें करते हुए देख करके दोनों ही बहुत हैरान थे। अब उसकी बीवी उसे नए कपड़े देती है जिसके बाद वो पुराने कपड़ों को जला देता है। वो अपनी बीवी सबरीन से कहता है कि अपने दोनों बच्चों को वो अपने साथ लेकर के जाना चाहता है। तो सबरीन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे पास से दोनों बच्चों को नहीं ले जा सकते हो। पेट्रो की इन सभी हरकतों से परेशान हो जाने के बाद सबरीन पुलिस के पास कॉल करवाती है। पेट्रो कहता है कि मेरी बात मानो, यहाँ पर एक श्रापित आत्मा घूम रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसकी बातों को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसी समय इनके घर का कुत्ता सबरीन की बेटी के ऊपर हमला कर देता है। वो उसकी बेटी को नोच नोच करके खा रहा था। जब इनकी नजर कुत्ते के ऊपर पड़ी तब तक वो इनकी बेटी को लेकर के बाहर भाग चुका था। सबरीन का पति और पेट्रो ये दोनों बेटी को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन इन्हें वो कहीं नहीं मिलती है। लेकिन एक समय पर पेट्रो लौट आता है और अपने बेटे टॉमी से जाकर के मिलता है। उसके दूसरे बेटे का नाम बॉबी है। बॉबी का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं रहता है, एक प्रकार से आप मान सकते हो कि वो अपाहिज है। जब सबरीन की बेटी कहीं नहीं मिलती है तब उसका पति अपनी गन लेता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। हालांकि जाने से पहले पेट्रो उससे कहता है कि उस कुत्ते को गन से शूट मत करना। अब जैसे कि लोगों ने पुलिस के पास भी कॉल किया था तो वो थोड़ी ही देर बाद यहाँ करके पहुंच जाती है। पेट्रो इन्हें सारी बात बताता है और उसी समय उसे गन की आवाज सुनाई देती है। वो जा करके देखता है तो उसे मालूम चलता है कि सबरीन का पति उस कुत्ते को शूट कर चुका है। लेकिन जब पेट्रो वापस आता है तो देखता है कि सबरीन की बेटी बिल्कुल सही सलामत है और वो वापस लौट आई है। लेकिन पेट्रो को पता था कि ये उसकी बेटी नहीं है। अब इधर जो पेट्रो था वो अपने दोनों बच्चों के पास आता है और उनसे कहता है कि हम अपनी माँ के घर जा रहे हैं। वो उन्हें गाड़ी में बैठाता है और अपने साथ लेकर के जाने लगता है। तभी पेट्रो देखता है कि जो सबरीन का पति था वो अपनी ही बीवी और बेटी को कार से ठोक देता है। यह देख करके पेट्रो यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, वो यहाँ से फौरन निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सबरीन की बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब जैसे कि जो जिमी था वो पहले ही घर आ गया था इसलिए वो अपनी माँ को तैयार कर दिया था। दोनों बेटे अपनी माँ को कार में बैठाते हैं और पेट्रो अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ जाने लगता है। जब ये लोग गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे तो उस समय सबरीन अपनी सासू माँ के फोन पर कॉल करती है। तभी पेट्रो अपनी माँ के फोन को ले लेता है क्योंकि उसे पता था कि ये सबरीन नहीं है क्योंकि वो तो मर चुकी है। वो कार से बाहर निकलता है और उससे फोन पर बात करता है। वैसे कॉल पर तो सबरीन ही थी क्योंकि उसकी ही आवाज सुनाई दे रहा था, जो कि पेट्रो से कहती है कि तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते हो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। अब जो पेट्रो था वो फोन को नीचे गिरा करके तोड़ तो देता है लेकिन इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली थी। अब इस बीच पेट्रो के भाई जिमी को भी मालूम चल जाता है कि सबरीन की मौत हो चुकी है। जो कॉल पर थी वो कोई और थी लेकिन अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, वो हमारा पीछा करते हुए हमारे पास जरूर आएगी और हमारे बच्चों को चोट पहुंचाएगी। यह सुन करके जिमी कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं एक ऐसे औरत को जानता हूँ जो इन सब पर काम करती है, हम उसके पास चलते हैं, उसे भूत प्रेत के बारे में सब कुछ पता है। अब जिमी इन लोगों को लेकर के मीरात के घर जाता है जो कि एक प्रकार से भूतों को भगाने का काम करती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भूतों के बारे में उसे बहुत कुछ पता है। यहाँ जिमी अपने भाई से कहता है कि आज रात हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन जो पेट्रो था वो रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि श्रापित आत्मा उसका पीछा कर रही है। लेकिन फिर जिमी बताता है कि मीरात उस भूत को यहाँ से भगा सकती है, तो इसीलिए पेट्रो यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो जिमी था वो मीरात को सब कुछ बताता है कि वो प्रेत आत्मा आजाद कैसे हुई और वो इनके पीछे क्यों पड़ी है। अब रात के समय में सभी लोग अपने अपने अलग अलग कमरे में जाकर के सो जाते हैं, लेकिन जो पेट्रो था वो अपने बेटे बॉबी के साथ कार में ही था। जब पेट्रो सो गया था तब कार के पास कोई आता है जो कार पर खून लगाने के बाद पेट्रो की माँ के कमरे में जाता है। वो बिल्कुल सबरीन की तरह लग रही थी लेकिन वो थी नहीं। जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वो इसके बारे में जिमी को बताती है और जिमी जा करके पेट्रो को लेकर के आता है। पेट्रो की माँ बताती है कि वो दिखने में सबरीन ही लग रही थी, वो इस समय मेरे कमरे में टॉमी के साथ खेल रही है। इसके बाद जो पेट्रो था वो अपनी माँ के कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि सबरीन का चेहरा पूरा खराब हो गया
था, वो खून से लथपथ थी। वो कुछ करता उससे पहले ही वो टॉमी को लेकर के नीचे कूद जाती है। पेट्रो फौरन भाग करके नीचे आता है और देखता है तो उसकी बीवी कहीं गायब हो चुकी थी। पेट्रो भाग करके बॉबी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कार में पूरा खून लगा हुआ था। जब मीरात बाहर आती है और बॉबी के शरीर को देखती है, तब वो समझ जाती है कि उसके शरीर के अंदर एक आत्मा घुस चुकी है। हालांकि जिमी का कहना था कि वो वैसे ही है, उसका दिमाग थोड़ा खराब है, लेकिन तब मीरात उसके हाथों को दिखाती है। उसका हाथ पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था और उल्टा हो चुका था। मीरात बताती है कि जब शैतान कभी कभी दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब मीरात घर के अंदर जाती है और भूतों को कंट्रोल करने वाला जो भी सामान था वो सब कुछ ले लेती है। वो इन लोगों को बताती है कि जब तक श्रापित आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो तुम लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहेगी। यह सुनने के बाद पेट्रो यूरियल के बारे में मीरात को बताता है। वो बताता है कि श्रापित आत्मा यूरियल के अंदर है, जिसे हमने रोड पर छोड़ दिया था। मीरात कहती है कि मुझे उसके पास लेकर के चलो, हमें उसे मुक्ति देनी होगी। अब मीरात और पेट्रो उस जगह पर जा रहे थे जहां इन लोगों ने गलती से यूरियल को नीचे गिरा दिया था, और जो जिमी था वो एक दूसरी कार लेकर के सबमरीन के पास जा रहा था, क्योंकि उसके पास ही टॉमी है। कार चलाते हुए अचानक से जिमी अपने सामने सबमरीन को देखता है। वो देखता है कि उसने अपने गोद में टॉमी को भी ले रखा है, लेकिन जब जिमी सामने से देखता है तब उसे मालूम चलता है कि सबमरीन ने टॉमी को खा लिया है, जिससे जिमी को गुस्सा आता है और वो कार को भगा करके सबमरीन को ठोक देता है। तभी गलती से कार जा करके एक पेड़ से टकरा जाती है। इधर हमें पेट्रो की माँ को दिखाया जाता है। जब वो घर पर अकेले बैठी हुई थी तब हम देखते हैं कि बॉबी बिल्कुल ठीक हो चुका है, बल्कि वो बहुत ही अच्छे से बात भी कर रहा था, जिससे पेट्रो की माँ बहुत डर जाती है, क्योंकि ये उसके अंदर की आत्मा कर रही थी। रास्ते में जिस जगह पर इन लोगों ने यूरियल को छोड़ा था उस जगह पर ये लोग आकर के पहुंच चुके हैं। उस रास्ते के बस थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा स्कूल था। जब ये लोग स्कूल के अंदर देखते हैं तब इन लोगों को ढेर सारे बच्चे दिखाई देते हैं। ये सभी बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और कोई हरकत नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस श्रापित आत्मा ने इनको अपने वश में कर रखा हो। मीरात एक बच्चे से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर है, तब वो बच्चा कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद मीरात बाहर आ जाती है और वो पेट्रो को बताती है कि उसने बच्चों को अपने वश में कर रखा है, इसलिए बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तभी एक और छोटे से बच्चे को पेट्रो देखता है जो कि स्कूल की तरफ ही आ रहा था। वो उस बच्चे से पूछता है कि यूरियल कहाँ पर है, तो वो बच्चा कुछ बताता नहीं है बल्कि स्कूल के अंदर चला जाता है। कुछ समय के बाद वही बच्चा स्कूल में से वापस बाहर आता है। वो बच्चा पेट्रो को बताता है कि रोड के दूसरी तरफ एक घर है, यूरियल वहीं पर है। यह सुनने के बाद पेट्रो जा करके अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन मीरात को अभी भी बच्चों के ऊपर शक था। तभी यहाँ पर एक और बच्ची आ जाती है जो पेट्रो से कहती है कि नहीं, वो मेरे घर पर है। पेट्रो को गुस्सा आता है और वो बाहर निकल करके उस बच्ची को पीटने लगता है। वो पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। तभी मीरात कहती है कि वो यहीं अंदर ही है, वो सिर्फ हमें झूठ बोल करके यहाँ से वापस भेजना चाहता है। इसके बाद ये लोग अंदर जा करके जगह का छानबीन करने लगते हैं। यहाँ पेट्रो जब लकड़ी को हटाता है तब उसे मालूम चलता है कि अंदर के साइड में ढेर सारी लाश पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी यूरियल की बॉडी नहीं दिख रही थी। पेट्रो फौरन सारे लकड़ी को ऊपर से हटाने लगता है। पेट्रो फौरन सारे लाश को एक एक करके बाहर निकालने लगता है। तभी वो देखता है कि यूरियल ने लाशों के बीच में खुद को छुपा करके रखा है, लेकिन समस्या की बात ये थी कि यूरियल की साइज काफी बड़ी थी। उसे यहाँ से अगर बाहर निकालना है तो लकड़ी को हटाना पड़ेगा। उस प्रेत आत्मा को काबू में करने के लिए मीरात ने अपने सारे सामान को बाहर निकाल लिया था। तभी बच्ची पेट्रो से कहती है कि उस कमरे में एक कुल्हाड़ी है जिससे तुम लकड़ी को तोड़ सकते हो। वैसे मीरात मना कर रही थी, लेकिन फिर भी कुल्हाड़ी लाने के लिए पेट्रो उस कमरे में चला जाता है। तभी जो बच्चे थे वो बाहर से दरवाजे को बंद कर देते हैं। पेट्रो देखता है कि ये सभी बच्चे मिल करके मीरात को जान से मार चुके हैं। वो मीरात को घसीटते हुए घर के बाहर लेकर के चले जाते हैं। जैसे तैसे करके दरवाजे को तोड़ करके पेट्रो वहाँ से बाहर आता है। पेट्रो देखता है कि यूरियल अपने सर को निकाल करके पेट्रो को घूर रहा था, जिससे पेट्रो को गुस्सा आता है और वो उसके सर को फोड़
देता है। पेत्रो अपने बच्चों को लेकर के परेशान था, उसे अपना बच्चा चाहिए था। तभी वो देखता है कि यूरियल के बॉडी को फाड़ करके उसमें से एक बच्चा बाहर निकलता है जो खून से लथपथ था। इसके बाद सभी बच्चे उसे लेकर के अपने साथ बाहर चले जाते हैं। वैसे ये बच्चे पेत्रो को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अब ऐसा हम मान सकते हैं कि अब ये बच्चे एक एक करके सभी लोगों को चोट पहुंचाएंगे और उन्हें मारेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।